नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय का मॉडल सेट पेपर 2 देखने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों हर एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि भूगोल ऐसा विषय है दोस्तों जिसको रटा नहीं जाता है बल्कि समझा जाता है। और तय मानिए कि आप जब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने शब्दों में हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि सेट 1 का मैंने सॉल्यूशन करवाया था, उसी तरह से सेट 2 का भी तैयारी हम लोग धमाकेदार तरह से करने वाले हैं। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के बीच जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप सभी के प्यार और सपोर्ट से, ताकि मैं ज्योग्राफी का एग्जाम से पहले आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज लेकर आऊं और आप सब जो है एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए। और क्लास 12 की भी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा टू द पॉइंट। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भूगोल विषय में टोटल क्वेश्चन जो रहेगा आपका 19 रहेगा। उसमें से आपका खंड अ में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रहेंगे, यानी अति लघुत्तर प्रश्न 7 रहेंगे, जिसमें से आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका खंड अ का 7 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपको केवल 5 ही का उत्तर देना है, लेकिन मैं आप लोग को जो है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज को हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पूछा गया? विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको लग रहा होगा कि ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मॉडल पेपर जो खास करके सब्जेक्टिव एग्जाम में वो आपको जो है पैटर्न बताता है, टॉपिक बताता है कि आपको किस किस टॉपिक से तैयारी करके जाना है। हो सकता है कि इसी टॉपिक से आपका एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ऐसा क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ हो चुका है। तो आप लोग जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप लोग डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। और इस क्वेश्चन को नहीं, हर एक क्वेश्चन को मैं एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोग का चाहे 2 मार्क्स में पूछे, 3 मार्क्स में पूछे, 1 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे, आपका किसी भी तरह से छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। तो आखिर ये गर्त क्या होता है, सागरीय गर्त क्या होता है, इसके बारे में समझना जरूरी है। दोस्तों गर्त यानी ट्रेंच को समझने से पहले हमें महासागरीय उच्चावच यानी ओशियन रिलीफ को समझना होगा। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैंने अपने से आप लोग के लिए सिंपल सा ड्राइंग किया है, ताकि आप लोग जो है एक चीज को आप लोग बारीकी से आसान भाषा में समझ पाए। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या कहा कि गर्त को समझने से पहले आपको महासागरीय उच्चावच को समझना होगा, ओशियन रिलीफ को समझना होगा। तो आखिर ये ओशियन रिलीफ यानी उच्चावच होता क्या है? उबड़ खाबड़ आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपना चेहरे को ही देख सकते हैं, आपका कपाल जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी आपका जो ललाट है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, नाक ऊपर की तरफ उठा है, वहीं दोस्तों आंख जो है आपका धंसा हुआ है। तो यानी हमारे फेस का जो आकृति है, हमारे चेहरे का आकृति एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से भूगोल में, भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी विषय में जहां एक जैसी आकृति नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। जैसे आप लोग इसमें 2 तरह से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जमीन के ऊपर का उच्चावच में आपको पठार मिलेगा, आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, मैदानी क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। ये जो है जमीन का क्या है? जमीनी उच्चावच है। ठीक उसी तरह से दोस्तों हम लोग को जो है समुद्र में भी, समुद्र के गहराई में भी इसी तरह का उच्चावच देखने को मिलता है। कहीं समुद्र क्या होगा? ज्यादा गहरा होगा, कहीं समुद्र क्या होगा? ज्यादा गहरा होगा, कहीं छोटे छोटे आपको पहाड़ दिखाई मिलेंगे समुद्र के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें समुद्र के अंदर में भी जो है आकृतियां देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्र तल का उच्चावच कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अब जो हम लोग समझ लेते हैं एक एक चीज को डिटेल, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, ऊपर वाला हिस्सा जहां जिसमें जो है जहाज चलता है ये आपका महाद्वीप है, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा जहां से आपका समुद्र का लेयर आप देख रहे हैं जिसपे आपका जहाज चल रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? समुद्र तल, ठीक है। जिसमें जहाज चलती है उसे हम क्या कहते हैं? समुद्र तल कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को नितल कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइटैनिक जहाज जो है धीरे धीरे डूबकर कहां? नीचे की ओर चलेगी। तो ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं
नीतल, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नीतल। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं समुद्र तल, ये जो आप देख रहे हैं समुद्र तल और ये जो देख रहे हैं आप नीतल, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं समुद्र की गहराई। इसको हम क्या कहते हैं, समुद्र की गहराई। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख सकते हैं क्या, मैंने यहां पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो पीला पीला कलर करके रंग किया हुआ है, ये है आपका महाद्वीप। ये क्या है दोस्तों, महाद्वीप। ठीक है, अब दोस्तों जिस पर हम लोग रहते हैं और महाद्वीप का सीमांत एरिया, यानी जिस हिस्से का अंत होता है, यानी जहां सीमा का अंत होता है, वो एरिया जहां पानी लगना क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। मैंने देखिए यहाँ पे रेड कलर किया हुआ है। ठीक है, जहां से पानी का जो है लगना क्या हुआ, शुरू हुआ, पानी जो यहां से लगना शुरू हुआ है। ठीक है, उसे हम कहते हैं निमग्न तट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, निमग्न तट, यानी पानी में डूबा हुआ तट। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो है जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष होते हैं, जिस वजह से यहां जो है 30%, याद रखिएगा इस एरिया में 30% जो है आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। इस डूबे हुए क्षेत्र से आपका 30% पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आगे देख रहे हैं हम लोग, एक ग्रीन कलर का मैंने किया हुआ है, आप लोग को यहाँ पे दिखाई मिल रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का मैंने कलर किया हुआ है, आगे बढ़ने से जो है डायरेक्ट हम लोग कहां चला जाएंगे, समुद्र की एकदम गहराई में। ठीक है, तो ये जो ढाल नुमा आप देख रहे हैं एरिया, इसे हम कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है दोस्तों, ढाल पर किसी प्रकार का निक्षेपण यानी जमाव नहीं होता है, इसलिए यहां जो है इस एरिया में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस एरिया में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद शुरू होता है महासागरीय मैदान। यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसके बाद शुरू होता है दोस्तों महासागरीय मैदान। ठीक है, या महासागरीय नीतल मैदान कहते हैं। ठीक है, असेबल प्लेन कहते हैं। यदि पूछा जाए कि महासागर का सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, तो ये महासागरीय मैदानी जो है ये कवर करता है, और जो बचा हुआ 70% पेट्रोलियम है दोस्तों, यही से हम लोग को मिलता है। यहां से हम लोग को 70% जो है पेट्रोलियम यहीं से मिलता है। इसके बाद ये मैदान कहीं कहीं गहरे होने लगते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद मैदान जो है कहीं कहीं धीरे धीरे क्या होने लगता है, गहरा होने लगता है। ठीक है, और उसमें इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गर्त कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त यानी ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, ये गहराई कई भागों में होती है, और यहाँ पर सबसे गहरा जो एरिया है दोस्तों, उसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप, यानी एकदम गहरा। ठीक है, और इसी का पूरे हिस्सों को, ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इसी को हम पूरे हिस्से को कहते हैं मरियाना की खाई या मरियाना का गर्त, यानी मरियाना ट्रंच कहते हैं। ठीक है, ये मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, मरियाना कोई एक खाई नहीं है दोस्तों, ये खाइयों का क्या है, एक समूह है, और इस मरियाना की खाई में जो सबसे गहरा खाई है वो है आपका चैलेंजर डीप। ठीक है, तो ये जो आप खाइयों का समूह देख रहे हैं, ये कहलाता है मरियाना ट्रंच यानी मरियाना गर्त। ठीक है, अगर हम इसकी सबसे अधिक गहराई की बात करें, तो इसका सबसे अधिक गहराई जो है 11,033 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 11,033 किलोमीटर, यानी दोस्तों हम लोग कहे तो 11 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारा माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है दोस्तों, उसकी ऊंचाई जो है आप जानते हैं 8,848। ठीक है, यानी दोस्तों 8,848 किलोमीटर, यानी लगभग हम कहे तो 9 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 9 किलोमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों कोई चाहेगा कि हम इस गड्ढे को भरे, ये 11,000 वाला जो है समुद्र की गहराई जो है गड्ढा है, उसको हम भरे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कहा कि सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, सबसे ऊंचा जो चोटी है, आप देख सकते हैं 8,848 मीटर, यानी 9 किलोमीटर का मैंने बात किया, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसका ऊंचाई, तो दोस्तों इसको भी अगर ले आके हम लोग डाल देंगे ना, तो ये हो गया आपका 11 किलोमीटर इसका गहराई समुद्र का। ठीक है, और दोस्तों इसमें अगर हम इसको लेके आकर पहाड़ को डाल दे, तो वो है आपका 9 किलोमीटर का, यानी आपका 2 किलोमीटर अभी भी जो है ये ढकने वाला नहीं है। ठीक है, यानी सोच सकते हैं इसका गहराई कितना ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ये काफी सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं काफी सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का जो सैन्य अभ्यास, परमाणु परीक्षण यहाँ पे नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ टेक्टोनिक चट्टाने होती है। यहाँ पे जो है आपका टेक्टोनिक चट्टाने पाई जाती है, जो कि आपका किसी भी तरीके के हलचल को पैदा कर सकता है, इसलिए जो है यहाँ पे किसी भी तरह का सैन्य अभ्यास या किसी भी प्रकार का परीक्षण करना यहाँ अलाउड नहीं है इस एरिया में। ठीक है, तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि गर्त क्या है, डिटेल के साथ मैंने बता दिया। सबसे आपका जो पूछा गया सबसे बड़ा महासागरीय या सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम पूछा गया, आपको वो भी पता चल चुका है, क्या होगा इसका नाम, मरियाना गर्त। ठीक है, अब इसका आंसर जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको ये पता चल चुका होगा कि सबसे गहरा गर्त क्या है, मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई दोस्तों क्या है, 11,022
मीटर है। ठीक है, 11,000 क्या है दोस्तों, 22 मीटर है, यानी दोस्तों 11 किलोमीटर है। ठीक है, और यह जो है फिलीपींस के पूर्व में उत्तरी प्रशांत सागर में स्थित है। कभी कभी ये जगह स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए ये कहाँ है दोस्तों, ये फिलीपींस के पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से एक एक चीज को हम लोग डिटेल के साथ समझते चलेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग के डिमांड पर ही जो है मैं एक एक चीज को डिटेल के साथ बता रहा हूं, या नहीं तो मैं दूसरे की तरह आप लोग को डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज लेके आऊं तो नीचे कमेंट करके ये भी जानकारी हमें दी। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोकटक झील जो है आपका स्थित है मणिपुर राज्य में। सबसे पहले हम लोग झील को समझ लेते हैं क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो भूमि के चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, लोकटक झील मैंने अभी आपको बताया मणिपुर राज्य में स्थित है। दोस्तों इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोग को जानना जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह लोकटक झील याद रखिएगा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। खास बात इसकी यह है कि इस झील में दुनिया का एक लौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, यह पार्क झील के बीचों बीच स्थित है। इस नेशनल पार्क को विश्व से विलुप्त होते संघाई हिरणों यानी डांसिंग डियर का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। इस डांसिंग डियर का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। संघाई मणिपुर का जो है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु भी है। याद रखिएगा ये जो है आपका मणिपुर राज्य का राजकीय पशु भी है। यह जीव इसलिए इंपॉर्टेंट है खास दोस्तों क्योंकि यह किनारों पर रहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों किनारों पे आपको घास का लेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जीव जो है यहाँ पे किनारों में घास पे रहता है, और ये जो क्या करता है दोस्तों याद रखिएगा ये इसलिए खास है क्योंकि ये घास पर दबाव डालते हैं और दबाव डालने के कारण हो सकता है घास डूब जाए, इसलिए ये जो है जीव यहां से वहां उछल कूद करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मानो कि वो डांस कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये जीव कहीं इस जगह से इस जगह जाते हैं, फिर इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह, ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम जो है दोस्तों संघाई घोड़ा यानी डांसिंग डियर के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस झील को लोग जो है दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये इतना बेहतरीन जगह है और इतना मनमोहक जगह है, दुनिया का एकलौता जो है आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, इसलिए इस जगह को एक ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। मैं ट्रिक बता देता हूं ताकि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जगह आप लोग देखें कि कितना बेहतरीन जगह है, और इस जगह को दूर दूर से लोग देखने आते हैं मनी देकर। क्या देखकर दोस्तों, मनी देकर जो है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो याद रखिएगा लोग देखने आते हैं, तो लोक से हो गया लोकटक, लोक से हो गया दोस्तों आपका लोकटक। ठीक है, अब मनी से हो गया आपका मणिपुर, मनी से हो गया आपका क्या दोस्तों, मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस ट्रिक से आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट चीज मैं बताते जा रहा हूं आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए। तय मानिएगा कि इस वीडियो को जब आप लोग 2 बार ध्यान से देखिएगा तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग का ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत ही पहले है। तो आप लोग प्लीज ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध 2 झीलों के नाम नीचे कमेंट करके आप लोग जो है इसका बताइएगा। झारखंड के 2 प्रसिद्ध झील का नाम नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है। दोस्तों इसका आंसर क्या लिखेंगे, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप के एक समूह है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप का ही एक समूह है। दोस्तों इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। करीब 3 किलोमीटर में फैला बैरन द्वीप आपका याद रखिएगा, करीब 3 किलोमीटर में फैला बैरन द्वीप अंडमान द्वीप का पूर्वी द्वीप है। ठीक है, बैरन का ही मतलब होता है दोस्तों आप याद रखिएगा बंजर होता है। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। बंजर यानी जहां कोई रहता ही नहीं हो। ठीक है, ये द्वीप अपने नाम पर ही गया है दोस्तों। यहां पर किसी भी मनुष्य की आबादी नहीं रहती है। यहां जंगल भी दोस्तों अगर कहें तो ना के बराबर है, और इस द्वीप में नाम मात्र के आपको पशु पक्षी भी दिखाई देंगे। ठीक है, इस द्वीप के बारे में जो है 1787 से रिकॉर्ड उपलब्ध है, और तब से अब तक अगर बात करें दोस्तों तो 11 बार यहाँ पे ज्वालामुखी फट चुका है। बीच बीच में यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं बीच बीच में यहाँ से धुआं निकलते रहता है। ठीक है, इसलिए इसे आपका सक्रिय जीवित सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी बार दोस्तों अगर बात करें तो आखिरी बार ये साल
2016 में फटा था। कब दोस्तों, याद रखिएगा 2016 में फटा था और कुछ दिनों तक इससे लावा निकलते रह रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ के आसपास जाने के लिए हम लोगों को वन विभाग से परमिशन, स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। दोस्तों ये है आपका बैरन द्वीप, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसके बारे में इसमें डिटेल के साथ आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो एक बार आप लोग ध्यान से सुनते चले और साथ साथ प्रैक्टिस करते भी चलिए मेरे साथ। ठीक है, ताकि आप लोग को एक एक भी टॉपिक को किसी को रटना ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, भारत की जलवायु कैसी है। दोस्तों ये टॉपिक तय मानिए आप लोग का एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीवीआई कर लीजिए। भारत की जलवायु से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो 1 अंक में हो, 3 अंक में हो या 5 अंक में हो। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से आप लोग को समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूछा गया भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि आखिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, यानी वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। मौसम को कहते हैं वेदर और जलवायु को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, दोस्तों मौसम को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, दैनिक होने वाले परिवर्तन या कम समय में होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जबकि दोस्तों बात करें जलवायु की तो किसी क्षेत्र में 30 वर्षों में होने वाले मौसम में परिवर्तन को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु के कारक क्या क्या होता है, तापमान होता है, वर्षा होता है, पवन होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। दोस्तों यहाँ प्रश्न में पूछा गया भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे यूज किया गया है उष्णकटिबंधीय और मानसून। देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय इसमें लिखे हैं और मानसूनी भी लिखे हैं। दोस्तों सबसे पहले आखिर इसे उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है दोस्तों, यह हमें भारत की स्थिति के बारे में इससे पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए उष्णकटिबंधीय का यूज किया गया है क्योंकि इससे भारत की स्थिति का पता चलता है। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग का ये ग्लोब है। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं भारत का अधिकतम भाग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर पड़ रहा है। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इस कर्क रेखा और मकर एरिया रेखा के एरिया जो आता है इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और भारत के बीचों बीच से देख सकते हैं कौन सा रेखा पार हुआ है, कर्क रेखा। क्या पार हुआ है, कर्क रेखा, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है भारत का अधिकतर हिस्सा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए भारत के लिए जो यहाँ पे आपका जलवायु में आपका उष्णकटिबंधीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे इंडिया के लिए इंडिया का जलवायु यानी भारत की जलवायु क्लाइमेट के लिए उष्णकटिबंधीय शब्द का यूज क्यों किया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत का जो अधिकतर हिस्सा जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा पार होती है, कर्क रेखा, और हम जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का एरिया आपका क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसलिए जो है आपका यहाँ पे जलवायु में, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों आखिर मानसूनी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा का ऋतु यानी सीजन्स के अनुसार बदला जाना। ठीक है, तो यानी भारत की जलवायु की बात करें तो जैसे जैसे सीजन यानी ऋतु चेंज होती है तो हवा की डायरेक्शन जो है बदल जाती है, इसलिए भारत की जलवायु में मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। भारत की जलवायु को दोस्तों मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसलिए अब आपको पता चल चुका होगा कि इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल के साथ आप लोग को बता दिए और भी आप लोग को लाइव जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोग फिर से समझिएगा और एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको और भी अच्छे से टॉपिक समझ में आएगी और आप अपने वर्ड्स में जो है इसका आंसर को लिख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो में अगर थोड़ी सी आप लोग को हेल्पफुल लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये रहा आपका अरावली पर्वत, ये। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया इसका जो है सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, पूछा गया है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है ऊंचा चोटी कहाँ है, क्या नाम है, तो सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है आप याद रखिएगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है अरावली पर्वत को। ठीक है, अरावली पर्वत दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, गुजरात के पास से स्टार्ट हो रहा है और ये दिल्ली तक जाता है। ये गुजरात से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, दिल्ली तक जाता है। अगर अरावली पर्वत का आपका बात करें कि किस किस राज्य पड़ता है, कौन कौन सा राज्य पड़ता है, याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं सबसे ऊंची चोटी जो है ये है आपका गुरु शिखर पर्वत। और अगर राजस्थान का भी सबसे ऊंचा चोटी पूछे तो आपका गुरु शिखर ही है। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये अरावली पर्वत जो है आपका राजस्थान के सिरोही जिले में आता है। ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कहां आता है दोस्तों,
राजस्थान के सिरोही जिले में आता है, याद रखिएगा दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आप अरावली देख पा रहे पर्वत, ये अरावली पर्वत को हम जलवायु विभाजक भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसके पूर्व में जो होता है अधिक वर्षा होती है, इसके पूर्व में जो है इधर तरफ इसके पूर्व में अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अर्ध मरुस्थल कहते हैं। इसके पूर्व को जो है पूर्व में अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे हम अर्ध मरुस्थल कहते हैं। जबकि इसके पश्चिम में बात करें तो इसके पश्चिम में बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये आपका अरावली पर्वत जलवायु विभाजक कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट धातुएं भी पाई जाती है, उसका नाम याद रखिएगा, जैसे कि तांबा, लोहा, चांदी, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अरावली से रिलेटेड था मैंने आपको अभी बता दिया। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, लाल मिट्टी के लाल रंग के क्या कारण है, ठीक है। दोस्तों लाल मिट्टी के लाल रंग के कारण है दोस्तों आपका आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इस मिट्टी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम लोग को लेनी जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपका 3 मार्क्स में भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों लाल मिट्टी के बारे में अगर बोले, रेड सॉइल के बारे में, तो यह मिट्टी भारत में 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 18.6% भू क्षेत्र पर फैली हुई है। यह मिट्टी भारत की दूसरी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, याद रखिएगा, ठीक है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही जो है इसका रंग जो होता है लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूने का अधिक अंश पाया जाता है, किंतु इसमें जीवांश पदार्थ जो होता है उसमें कमी पाया जाता है, जैसे आपका नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। ये मिट्टी सर्वाधिक जो आपको दिखाई मिलेगा, सबसे एरिया देख सकते हैं, ये मिट्टी सर्वाधिक एरिया में आपको दिखाई मिलेगा तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखंड में इसका आपका व्यापक क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसके बारे में और कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तथा पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों, बंगाल का पश्चिमी तरफ, ठीक है, यानी पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो है आपका कुछ कुछ एरिया में लाल मिट्टी देखने को मिलता है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में आपका सिंचाई के द्वारा जो है इस मिट्टी से आपका ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की फसलें उगाई जाती है, वो भी किसके द्वारा? सिंचाई के द्वारा, क्योंकि यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग का 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोग ये टॉपिक लिख लीजिएगा पूरा, और ये आप लोग मैप में जो है आप लोग ड्रॉ करके इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1 मार्क्स में ही आप लोग एग्जाम में पूछे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ये आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हड़बड़ी में स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे घाट कहा गया है दोस्तों, ना कि तट कहा गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, घाट और तट में दोस्तों अंतर होता है, ठीक है। तो आखिर ये घाट क्या होता है, पश्चिमी घाट आखिर क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी समझ लीजिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये रहा जो आपका एरिया जो टच कर रहा है इधर भारत का, किधर? अरब सागर की ओर, ये रहा आपका पश्चिमी तट, ठीक है। और इधर जो आपका बंगाल खाड़ी में जो एरिया भारत का टच कर रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका पूर्वी तट, ठीक है। आप दोस्तों घाट किसे कहते हैं याद रखिएगा, इसके बारे में समझ लीजिए। आपका यहाँ पश्चिमी घाट कहा है, तो पश्चिमी घाट किसे कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतों की श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप लोग, पश्चिमी तट पर जो आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतों की जो आप देख पा रहे हैं श्रृंखला, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। यहाँ पे बहुत सारे एरिया आ जाएंगे, राज्य आ जाएंगे, उनका नाम मैंने सबका लिख दिया, ताकि आप लोग कहीं भी एग्जाम में घुमा क्वेश्चन पूछे आप लोग नहीं फंसे, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। या महाराष्ट्र पूछा गया तो महाराष्ट्र के लिए भी आपका सह्याद्री जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका हो सके, यहाँ पे आपका मॉडल सेट में दिया है पश्चिमी घाट, हो सके आपका एग्जाम में पूर्वी घाट दे दे, तो पूर्वी घाट के बारे में भी यहाँ डिटेल से बताएं, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा पूर्वी घाट किसको कहते हैं, तो यहाँ पे पूर्वी तट जो आप देख पा रहे हैं, ये है आपका पूर्वी तट। पूर्वी तट पर स्थित जो आप पर्वतों की क्या देख पा रहे हैं, ये श्रृंखला देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी तट पर पर्वतों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है। और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये घाट पठारों की ढलान ही है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों और एक चीज है, इसी में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको हेल्प होगा। ये आप पीला पीला कलर में आपको कुछ दिखाई मिल रहा होगा दोस्तों, तो पूर्वी घाट
यहाँ पे दोस्तों पूर्वी घाट में पीला तरफ आपको दिखाई मिल रहा है पीला कलर का, और पश्चिमी घाट में भी आपको पीला कलर का दिखाई मिल रहा है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से तट रेखा तक के अंतर्गत 10 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत संकीर्ण जो है आपका मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। इसे हम कहते हैं, इधर पूर्वी तरफ के जो एरिया है पीला वाला एरिया देख पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिम तरफ में आप जो देख पा रहे हैं पीला वाला वो हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान भी आपका क्लियर हो चुका है। इसका आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि क्या होगा, सह्याद्री ही जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। कोंकण जो होगा इसका आंसर सही नहीं है, कोंकण गलत आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ घाट पूछा गया ना कि तट पूछा गया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी गलतियों को सुधार ले। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया सेक्शन ए यानी खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक एकदम डिटेल के साथ। दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होता है खंड ब, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आपका 14 तक, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल आपका 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और हर एक के लिए दोस्तों आपको 3 अंक मिलने वाला है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको 15 अंक इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं आपको 7 क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको रटना भी ना पड़े। तो चलिए दोस्तों इस सेक्शन को भी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पूछा गया जल चक्र क्या है, इसे चित्र सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग बचपन में भी पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों अभी आप क्लास 11 में है तो अपने आंसर का स्टैंडर्ड उसी हिसाब से दीजिएगा, और साथ ही में इसमें चित्र बनाने के लिए कहा गया उसको भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जल चक्र सूर्य की ऊर्जा से ही प्रेरित होता है। सूर्य समुद्र की सतह और अन्य सतह के पानी को गर्म करता है तथा तरल पदार्थ वाष्पीकरण और बर्फ को विशेष रूप से ठोस से गैस तक में बदल देता है। ये सूर्य संचालित प्रक्रिया जल वाष्प की संरचना में वायुमंडल में मौजूद पानी को स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले जो होता है सूर्य के गिरने से ये जो सतह होता है आपका वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने के बाद ये दोस्तों आगे चल के क्या होता है, संघनन होता है। संघनन के बाद ये बादल का रूप लेने के बाद ये दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इसका अवक्षेपण होता है, और अवक्षेपण के बाद क्या होता है, संग्रहण होता है। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस को जो है हम लोग डिटेल के साथ लिखेंगे, तभी हमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले आंसर में क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया दोस्तों यहाँ पे कि जल चक्र लगभग कुछ भागों में होता है। पहला जो होता है दोस्तों आपका जानते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह बिंदु है जिस पर सूर्य धाराओं या झीलों या समुद्र में मौजूद पानी को गर्म करता है और इसे वाष्प या भाप में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका क्या होता है, संघनन होता है। संघनन यानी आप देख सकते हैं इसमें हवा में जल वाष्प ठंडा हो जाता है, धीरे जैसे जैसे आपका जल वाष्प ऊपर की ओर उठता है दोस्तों वो ठंडा होते जाता है। ठीक है, और फिर जो है तरल में बदल जाता है। ठीक है, और बादलों को आकार देता है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदलता है और धीरे धीरे किसका आकार देता है दोस्तों, आपका बादलों का आकार देता है। इसी को हम कहते हैं संघनन, इसी को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद है आपका अवक्षेपण। क्या होता है दोस्तों, अवक्षेपण। ठीक है, पानी चक्र का अगला चरण होता है अवक्षेपण होता है। यह तब होता है जब इतना पानी घुल जाता है, जो बादल में इतना पानी घुल जाता है कि हवा जो है अब इसे पकड़ नहीं सकता है। पर्याप्त बादल जो होता है काफी मात्रा में पर्याप्त हो जाता है और लास्ट में ये फट जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, फट जाता है, और ये हम लोग को कहीं कहीं जहाँ ठंडा एरिया है वहाँ हिमवृष्टि यानी बर्फबारी देखने को मिलता है। हम लोग के एरिया में बारिश देखने को मिलता है और कभी कभी हमें ओले पड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इत्यादि के रूप में पानी जो है पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती है। ठीक है, पहले वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन करके आपका बादलों का निर्माण हुआ, और जैसे ही अगला चरण में आपका बादल जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, पानी पर्याप्त हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है आपका हिमवृष्टि के रूप में, वर्षा के रूप में या इत्यादि के रूप में आपका जो है पृथ्वी पर पानी वापस पुनः आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों ये पानी क्या होता है, फिर संग्रहण होता है। ठीक है, यानी कलेक्शन होता है। उस समय जब पानी पृथ्वी पर वापस वर्षा के रूप में गिरता है तो ये समुद्र, झीलों, नदियों पर वापस आ जाता है, या यह किनारों पर ही उड़ जाता है। ठीक है, कुछ कुछ पानी जो होता है किनारों पर ही उड़ जाता है। ठीक है, जब यह किनारों पर उड़ता है तो यह पृथ्वी की भूजल का एक टुकड़ा बन जाएगा जो पौधों और जीवों द्वारा पानी के लिए उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं कि ये बहुत सारा लेयर पानी का क्या होता है, धीरे धीरे वो अंदर की ओर रिश्ता है, जिसका उपयोग जो है कौन करता है, पौधे द्वारा और जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर यह समुद्र, झीलों या धाराओं को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, और जहाँ पर जल चक्र एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो आप देख पा रहे दोस्तों, ये प्रोसेस लगातार होते रहता है। ये वाष्पीकरण, फिर संघनन,
फिर अवक्षेपण, फिर आपका संग्रहण, फिर आपका इधर हो जाएगा वाष्पीकरण। ये चक्र धीरे धीरे ये चलते ही रहता है इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, जल चक्र। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जल चक्र। तो इस तरह से आपको पॉइंट बना के लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। इसको आप अपने शब्दों में आसान भाषा में भी बना के लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, क्या पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको साथ में प्रैक्टिस करते चलिए और लिखते चलिए और ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े। और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। दोस्तों अगर इसका आंसर देखें तो उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है, उसके भूभाग में एकरूपता हो, वो महाद्वीप कहलाता है। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखिएगा, आप खुद ब खुद इसका आंसर को दे पाइएगा। उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज किया हूँ आपका विश्व मानचित्र का, वर्ल्ड मैप का, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में आपको देखा ही मिल रहा होगा यहाँ पे इंडिया, ठीक है। आप इंडिया में अगर बात करें दोस्तों तो ये है आपका भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इस यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है क्या, हिंदू पुष्प पर्वत। क्या नाम है दोस्तों, हिंदू पुष्प पर्वत। और एक इधर भी एक पर्वत है जिसका नाम है आपका हिमालय। आप सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, हिमालय नाम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों जो पर्वत है एक दूसरे से जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक पठार का निर्माण होता है जिसे हम सभी जानते हैं पामीर का पठार के नाम से। और ये जो पामीर का पठार है दोस्तों, इसे हम दुनिया का छत कहते हैं, ठीक है, या ये दुनिया का छत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें इधर और एक पर्वत है म्यांमार के पास जिसका नाम है क्या, अराकान पर्वत। क्या नाम है, अराकान पर्वत। दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा समझते चलिए, भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, तो आप कहिएगा अराकान पर्वत, ठीक है। भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, अराकान पर्वत, ठीक है। भारत को चाइना से अलग कौन करता है, तो हिमालय पर्वत, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें भारत को पश्चिमी देशों से अलग कौन करता है, तो आपका हिंद कुश पर्वत, ठीक है। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों, और नीचे और समुद्र जो है भारत को जो है आपको बाकी देशों से नीचे अलग करता है, ठीक है। समुद्र जो है भारत को बाकी देशों से क्या करता है, अलग करता है। नीचे की ओर समुद्र भारत को बाकी देशों से अलग करता है। अब दोस्तों यहाँ हम समझ लेते हैं इसको ताकि आप लोग को और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगर हम इस एरिया को देखें तो इधर मैंने कहा हिंदू पुष्प पर्वत, इधर हो गया आपका हिमालय पर्वत, इधर हो गया आपका अराकान पर्वत और नीचे की ओर समुद्र, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा मैप को जो है चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम इस एरिया को देख सकते हैं, नीचे से इसकी रक्षा कौन कर रहा है, समुद्र कर रहा है, और ऊपर से इसकी रक्षा पर्वत कर रहा है। तो ये अपने आप ही जो है महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप उससे थोड़ा सा कट गया है और यहाँ का जो संस्कृति है, खान पान है, बाकी के देशों से अलग है। अगर हम देखें इसमें तो इसमें आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब का जो है एक ही जैसा लगभग खान पान, संस्कृति और रहन सहन आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसलिए इसे हम कहते हैं उपमहाद्वीप। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप, ठीक है। और इस महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा देश है दोस्तों, इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश है आपका भारत। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या नाम पड़ा है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इसके बारे में। तो इसको आप इंडियन मैप से भी थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इधर जो है म्यांमार, इधर आपका हो गया यहाँ पे कौन सा था पर्वत, हिंदू पुष्प पर्वत, यहाँ था आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। और नीचे जो है आपका समुद्र को बाकी देशों से ये अलग करता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका। अब क्या पूछा गया था कि इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है पूछा गया। तो याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में जो है उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में आपका है पाकिस्तान, ठीक है। उत्तर में आपका क्या है, उत्तर में आपका है नेपाल, यहाँ उत्तर में क्या है, नेपाल, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका इधर हो गया क्या, भूटान, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। और पूर्व में आपका हो गया क्या, ये बांग्लादेश, पूर्व में क्या है, बांग्लादेश, और हम लोग का अपना भारत, ठीक है। तो इस महाद्वीप की भौगोलिक बनावट जैसे आपने देखा, पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान, नदी, जलवायु क्या है, समान है। इसलिए इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीपों में रखा गया है, ठीक है। अगर इनका कल्चर आप चेक कीजिएगा, रहन सहन, पहनावा, रंग रूप देखिएगा तो लगभग हमारे इंडिया के लोगों के जैसा ही है, ठीक है, एक ही जैसा है सभी का, ठीक है। तो इसलिए इन सभी को भारतीय उपमहाद्वीप में ही रखा गया है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आएगा, ठीक है। म्यांमार अगर बोलेगा कोई कि भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा तो याद रखिएगा म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में ये
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसे कौन अलग करता है? ये अराकान पर्वत इसको अलग करता है भारतीय उपमहाद्वीप से। कौन? ये अराकान पर्वत। ठीक है, चाइना आएगा भारतीय उपमहाद्वीप में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि इसे हिमालय अलग करता है भारतीय उपमहाद्वीप से। ठीक है, क्या अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि इसको अलग करता है कौन? हिंदू कुश पर्वत इसको अलग करता है। नीचे की तरफ आपका श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यह समुद्र से बाहर चला गया है। मालदीव जो है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि यह भी समुद्र से बाहर चला गया है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए दिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और आपका मालदीव आता है, तो याद रखिएगा श्रीलंका और मालदीव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आएगा, क्योंकि यह समुद्र से बाहर है। भारतीय जो एरिया है उसके समुद्री एरिया से वो बाहर है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आएंगे? केवल 5 देश। क्या? भारत, क्या दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। क्या? फिर से याद रखिएगा, भारत, फिर पाकिस्तान, फिर आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब आपको रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आंख बंद करके अपने आप इमेज कीजिए और अपने आप सोचिए कि भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ है और कौन कौन सा देश इसके अंतर्गत आता है। क्या क्या बताया? फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये 5 देशों का नाम याद रखिएगा। ना किसी ट्रिक की आवश्यकता हुई इसमें और ना ही आपको रटने की आवश्यकता होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग का याद होते जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन का हम लोग समझ लेते हैं इसी तरह। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं, खाली पॉइंट्स याद रखिएगा तो हो जाएगा। आपका लिखना है क्या? भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला आपसे भी जानते हैं मानसूनी वर्षा। भारत की वर्षा का लगभग 85% भाग ग्रीष्मकाल की मानसून पवनों द्वारा वर्षा प्राप्त करते हैं। यह जो आपको देखने को मिलेगा 15 जून से 15 सितंबर तक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा काल कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो लिख दीजिएगा, समुद्र दूरी। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ ही जो है मानसून वर्षा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट जो है उच्चावच मानसून। वर्षा को उच्चावच अथवा भू आकृति जैसे पहाड़ी पर्वत क्षेत्र से भी ये क्या होता है? नियंत्रित करते हैं। ये 3 पॉइंट आसानी से लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या पूछा गया है? भारतीय नदियों को प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी जो आपका 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर को और 5 पॉइंट आप लोग रख लीजिएगा याद करके, ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख सकें। पॉइंट्स जो मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों, ये आप लोग इसको अपने शब्दों में ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय नदियों के प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं जो नदी की पानी की गुणवत्ता को कम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है यहाँ पे दिए गए, सबसे पहला आप जानते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे रसायन के मिश्रण और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है, इन्हें साफ करना क्या होता है दोस्तों? मुश्किल होता है। रसायन, दूसरा नंबर पॉइंट, रसायन में बात करें तो कृषि अपशिष्ट, रसायन, उर्वरक, कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक आदि जल को क्या करता है? प्रदूषित करता है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट सभी को याद है, प्लास्टिक थैले जैसे बहुत सारे स्टेट में प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करना जो है, प्लास्टिक के थैलों का यूज़ करना बैन इसी कारण से किया गया। प्लास्टिक के थैले की वस्तुएं जैसे ठोस अपशिष्ट, फूल मालाओं को नदी में क्या कर दिया जाता है? नियमित रूप से अपवहन से प्रदूषण का स्तर जो है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है। उसके दोस्तों क्या है? चौथा नंबर पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? घरेलू अपशिष्ट। जैसे क्या? घरेलू अपशिष्ट की बात करें तो नदियों में प्रवाहित किए गए घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट और गंदे नाले जो है नदियों में प्रदूषण का स्तर को क्या कर रहा है? बढ़ा देता है। उसके बाद दोस्तों अभी के टाइम में हम लोग का आगे का टाइम में भी देखने को मिला कोविड के सिचुएशन में भी कि मानव अवशेष को नदियों में प्रभावित करना, मानव अवशेष को नदियों में प्रवाहित करना प्रदूषण का एक अन्य कारण है। आंशिक रूप से जला हुआ शरीर और मृत शरीर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नदियों का प्रदूषण स्तर जो है खराब होते हुए दिख रहा है। ठीक है, नदियों का प्रदूषण स्तर धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये आप लोग 5 पॉइंट जो है अपने शब्दों में बना के आसान भाषा में लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन था 2। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रटना नहीं है बल्कि समझना है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर को देखने से पहले हम लोग थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसका आंसर खुद ब खुद दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें आगे की ओर बढ़ती है तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। कितने शाखा में? 2 शाखा में, अरब सागर की और दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक बंगाल की खाड़ी की ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक अरब सागर की ओर, एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की ओर, ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें अरब सागर की ओर, तो अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो ये 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी पहली शाखा जो है दोस्तों ये केरल राज्य में 1 जून के आसपास पहुंचता है और ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है। मानसूनी पवनें किससे टकराती है दोस्तों, यही है पश्चिमी घाट जिससे टकराती है और यहाँ जोरदार बारिश देखने को हमें मिलता है। ठीक है, पहाड़ों के अधिक ऊंचाई के कारण दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर वर्षा कम देखने को मिलती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग आपका जो बात करें इस पहाड़ का ऊंचाई का अगर बात करें इस तरीके के पहाड़ का, जिसका ऊंचाई लगभग आपका 1500 से 2000 मीटर तक होता है। कितना दोस्तों, 1500 से आपका 2000 मीटर तक का ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, ये पवनें जब यहाँ पहुंचती है तो 1200 मीटर, मात्र 1200 मीटर की ऊंचाई पर ही जो है दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाती है या ठंडी हो जाती है और यहीं पे बारिश कर देती है और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, बारिश आपका कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों जो इधर वाले क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, उसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान वाला क्षेत्र को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश स्थित होता है, इसलिए यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव जो है देखने को हमें नहीं मिलता। यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो है प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, खास करके आपका तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब समझ में आ चुका है। वृष्टि छाया क्षेत्र में आपका कौन कौन आ जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्थित होता है, इसलिए यहाँ जो होता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोगों ने समझा दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं उत्तर पूर्व मानसून के बारे में, जो आपको अक्टूबर से नवंबर को देखने को मिलता है, खास करके शीत ऋतु के समय। ठीक है, तो उत्तर पूर्व मानसून में हिंद पवनें जो होती है वो हिंद महासागर की तरफ चलने लगती है। वो पवन जो है ये देख पा रहे हैं, ये किधर जा रही है, हिंद महासागर की तरफ चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू होती है आपका उत्तर पूर्व मानसून की। उत्तर पूर्व मानसून का मैक्सिमम भाग जो है दोस्तों स्थल से होकर जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना भी उत्तर पूर्व मानसून की जो पवनें हैं जा रही है वो स्थल भाग से होकर ही जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो होता है उत्तर पूर्व मानसून का कुछ भाग जो है बंगाल की खाड़ी से होकर भी जाता है। इसका जो कुछ भाग है दोस्तों वो आपका बंगाल की खाड़ी से होकर भी जाता है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब ये जाता है तब जल वाष्प तथा कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है, जलवाष्प का कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है और अक्टूबर नवंबर में आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में तथा नवंबर दिसंबर में ये जो आप देख पा रहे तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व मानसून की 50 से लेकर 60% वर्षा जो होती है वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलता है, यही तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, इसी तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर पूर्व मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा होती है, याद रखिएगा। किससे, उत्तर पूर्व मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा होती है। अब दोस्तों जो इसका आंसर पूछा गया था उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। अब आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, तमिलनाडु राज्य जो है भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ शीतकाल की उत्तर पूर्वी मानसून पवनें ग्रीष्मकाल के दक्षिण पूर्वी मानसून की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। अभी मैंने समझा दिया, क्योंकि आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय में ये जो एरिया पड़ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। जबकि आपने देखा कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है यहाँ पे आप अभी फिर दिखा देते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा कि उत्तर पूर्वी मानसून जो शीत ऋतु के समय आती है वो जो है यहाँ से जो आती है पवनें अपने साथ नमी लेके आती है और सबसे अधिक वर्षा वो कहाँ पे करती है, तमिलनाडु में करती है। सबसे अधिक वर्षा वो कहाँ पे करती है, तमिलनाडु में करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर को लिखना है क्या, कि यहाँ शीतकाल की उत्तर पूर्वी मानसून पवनें ग्रीष्मकाल की दक्षिण पूर्वी मानसून की अपेक्षा अब अधिक वर्षा करती है। ग्रीष्मकाल में यह पश्चिम प्रदेश जो होता है पश्चिमी घाट की किस तरफ आ रहा था, अभी मैंने बताया वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा था, इसलिए वहां पे दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में यानी ग्रीष्मकाल के समय में यहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, शीतकाल में जो है दोस्तों क्या हो रहा था, लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करके क्या ग्रहण कर रही थी, नमी को ग्रहण कर लेती है और ये पवनें पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ वर्षा करती है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार शीतकाल में जो है यहाँ पे जो प्रदेश में आर्द्र पवनों के सम्मुख के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करता है, परंतु ग्रीष्मकाल में वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण जो होता है यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो जो पूछा गया था इसका आंसर में हमें ये लिख देना है। ठीक है, तो आप समझ में आ चुका है किस तरह से आपका जो होता है तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, ये आंसर आप लोग लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं पूछा गया हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो दोस्तों इसको आप लोग जो है अपने शब्दों में बनाकर आसान भाषा में अब लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए थे। ठीक है, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारतीय केंद्र स्थिति निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीय प्रायद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति इस क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष बनाती है, जो भारत का प्रायद्वीपीय 3 दिशाओं से हिंद महासागर के जलीय स्तर से घिरा हुआ है। आप सभी देखे हैं कि वह स्थान जो 3 भाग से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत का प्रायद्वीप 3 दिशाओं से हिंद महासागर के जलीय स्तर को घेरा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको जो है लिखना है, क्या दूसरा पॉइंट में लिखना है, भारत अपने पश्चिमी तटीय बंदरगाह से होकर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान, सुएज नहर के माध्यम से यूरोप तथा पूर्वी तटीय बंदरगाहों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट हमें क्या लिखना है, तीसरा नंबर पॉइंट में लिखना है, भारत अपने तेल आयात का 70% से अधिक आयात हिंद महासागर क्षेत्र में ही करता है। क्षेत्र से ही क्या करता है कितना प्रतिशत तेल का आयात, 70% से अधिक आयात हिंद महासागर क्षेत्र से ही करता है, याद रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, हिंद महासागर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखे हैं, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसीलिए यह यूरोप को पश्चिमी तथा पूर्वी एशिया से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, हिंद महासागर में किसी अन्य देश के पास जो है भारत का जो कितना किलोमीटर है, हिंद महासागर के पास जो तटीय जो अगर बात करें सीमा का, तो आपका 7516 वर्ग किलोमीटर जो है समुद्र तट, किसी और देश के पास इतना लंबा तट नहीं है। ठीक है, अगर हिंद महासागर के पास का क्षेत्र का जो देशों के साथ अगर तुलना करें तो सबसे अगर लंबा तट की बात करें तो भारत के पास ही है, कितना 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें लिख देना है, तो इसमें से अगर आप लिखिएगा तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस तरह से आप लोग जो है पॉइंट बना के लिखिएगा तो आप लोग जो है अट्रैक्टिव भी लगता है और टीचर को कम समय लगता है आपके जो कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, तो वो समझ आते हैं बच्चे ने जो है ऑथेंटिक आंसर लिखा, उसको फुल मार्क्स दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में ही अच्छे से समझा दिया था, हालांकि मैं अभी भी आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। क्या पूछा गया, पश्चिमी तट पर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती है। दोस्तों इसके अलावा भी मैंने और भी नदियों के बारे में एक ट्रिक बताया था, तो ट्रिक का नाम था आपका क्या, समानता। तो समानता का मतलब क्या होता है, आप लोग नीचे उसका कमेंट करके बताइएगा कि समानता के मतलब में कौन कौन सी नदियां आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, इसके अतिरिक्त अनेक छोटी नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलकर आपका पश्चिमी तटीय मैदान से बहते हुए पश्चिमी तट पर अरब सागर में क्या होता है, गिरती है। ठीक है, और यद्यपि ये नदियां घाट से पर्याप्त मात्रा में तलछट बहाकर लाती है, परंतु ये डेल्टा नहीं बनाती। इसके पीछे के 2 प्रमुख कारण है दोस्तों, वो जरूर लिखिएगा एग्जाम में। क्या क्या लिखना है हमें, ये नदियां संकरे मैदान से बहकर आती है, अतः इनका वेग जो होता है काफी ज्यादा होता है, एकदम संकरे मैदान से होकर बह के आते हैं, जिसके कारण ये काफी ज्यादा वेग में आती है। ठीक है, और इनके ढाल का जो प्रवणता अधिक होने के कारण, इनका जो ढाल का प्रवणता अधिक होने के कारण ये तीव्र वेग में बहती है, जिससे इसके मुहाने पर तलछट का निक्षेप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, इन 2 कारणों से। ठीक है, आप दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। कोई भी नदी, यदि याद रखिएगा, कोई भी नदी समुद्र से मिलने से पहले जो है अलग अलग धारा में विभाजित होती है और सीधे जाकर अगर समुद्र में मिलती है तो उसे हम कहते हैं एस्चुरी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये नदी जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, और ये संकीर्ण मैदान होता है, जिसके कारण ये डायरेक्ट जो है तेज गति से होता है, बहते हुए डायरेक्ट क्या होता है, समुद्र में बह जाती है, समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो इस बहाव का, इसका जो बहाव होता है काफी तेज होता है, और ये अपने साथ लाए गए जो भी आपका तलछट होता है, मलबा होता है, सीधे समुद्र में गिरा देती है, जिससे एक गड्ढा का निर्माण हो जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एस्चुरी कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, जिस स्थान पर नदियां का ताजा पानी समुद्र जल से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताया था, समानता। समानता का मतलब क्या हो गया, स से हो गया आपका साबरमती, उसके बाद मा से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा, ता से हो गया आपका ताप्ती। ठीक है, ये सारी नदियां जो है आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था इमेज के थ्रू से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो नदियां अरब सागर में बहती है वो डेल्टा का निर्माण इसीलिए नहीं करती है, बल्कि ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण
करती है। कौन सा ट्रिक बताया था? समानता का ट्रिक बताया था। इसे आप याद रख सकते हैं। क्या? सा से हो गया आपका साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो आखिर डेल्टा कौन बनाता है? तो डेल्टा जो बनाता है दोस्तों वो आपका बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया, वही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जो है दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक, जिसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। और इसमें आप वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, 150 शब्द में लिखने बोला गया, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आंसर को बढ़ा के लिखने का, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन में आपको 5 अंक दिया जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में अच्छा अंक दिलाने में आपको मदद करेगा। तो इस सेक्शन को भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो वहां ज्वाइन कीजिएगा, जहां आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट नोट्स, आपको पीडीएफ्स जो है मिल जाएंगे और कई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी आपको जो है फर्स्ट टेलीग्राम चैनल में ही दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई इंक्वायरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके पूछ सकते हैं अपने सवालों को। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? मृदा अपरदन के कारण एवं समस्या निपटाने के उपाय बताएं। दोस्तों इस सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और कम से कम 150 शब्द में लिखने का कोशिश कीजिएगा। छोटा आंसर लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और टू द पॉइंट लिखिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं दोस्तों कि मृदा अपरदन होता क्या है। भूतल की ऊपरी सतह से उपजाऊ मिट्टी का उड़ जाना, बह जाना, यही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। भूतल की मिट्टी धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ती है, जिससे कृषि जो होता है अयोग्य हो जाती है। आप सभी को मालूम है। इसके कारण पूछा गया, तो कारण क्या क्या है? सबसे पहला मूसलाधार वर्षा है। पर्वतीय प्रदेशों में तीव्र ढलानों पर मूसलाधार वर्षा जो है मिट्टी की परत को क्या करता है? बहाकर ले जाता है। आप सभी देखते हैं जब भारी बारिश होती है तो वो जो उपजाऊ मिट्टी होता है या कहीं का भी मिट्टी का जो लेयर होता है उसको एक स्थान से बहाकर दूसरा स्थान ले जाती है। तो सबसे बड़ा है ये है पहला पॉइंट। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है वनों की कटाई। अभी के टाइम में लोग अपने घर बनाने के लिए, लोग कृषि करने के लिए क्या कर रहे हैं? वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्या हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरा है आपका स्थानांतरीय कृषि, यानी वनों को जलाकर लोग कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए जो है आपका स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण में से है। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट बात करें नर्म मिट्टी। ठीक है, कई प्रदेशों में नर्म मिट्टी के कारण जो है मिट्टी के परत जो होता है बह जाती है, ये भी कारण है। उसके बाद दोस्तों अनियंत्रित पशुचरण। ठीक है, ये तो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पर्वतीय ढलानों पर चरागाहों में अनियंत्रित पशुचरण से मिट्टी के कण ढीले होकर बह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो है धूल भरी आंधियां। ठीक है, खाली जो है वर्षा ही प्रमुख कारण नहीं होता दोस्तों, इसके पीछे जो है धूल भरी आंधी भी जो है एक मिट्टी को एक स्थान से जो है दूसरे स्थान जो है लेकर चली जाती है। ये खास करके हमें देखने को मिलता है मरुस्थल के निकटवर्ती प्रदेशों में। मरुस्थल के निकटवर्ती प्रदेशों में तेज धूल भरी आंधी के कारण जो है मिट्टी के परत एक स्थान से दूसरा स्थान जो है बहकर चली जाती है, यानी मृदा अपरदन वहां भी होता है। तो ये 6 जो है आप लोगों को पॉइंट्स मैंने बता दिया, जिसमें से आप लोग 5 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है? इसमें मृदा अपरदन रोकने के उपाय भी लिखने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसको भी हम लोग पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है मृदा अपरदन रोकने का, वो है आपका वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी के समय में पेड़ को अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, जिसके कारण आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, मृदा अपरदन देखने को मिल रहा है, और भी साउंड पोल्यूशन, जितने भी तरीके के सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है वो आपका पेड़ों की कटाई के कारण देखने को मिल रहा है। पेड़ों की कटाई का उपाय है कि हम लोग अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। ठीक है, पेड़ लगाएं। तो दोस्तों आप लोग कभी ना कभी तो जरूर पेड़ लगाएं, और खास करके अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जरूर एक पौधा पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे करते हैं? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला हम लोग वही लिखेंगे, वृक्षारोपण। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? नियंत्रित पशुचरण। ठीक है, जिस अनियंत्रित करके लोगों को पशुचरण करने के लिए जगह दे दिया जाता है, जिसके कारण मिट्टी जो होता है हल्का हो जाता है और वो आसानी से मृदा अपरदन हो जाता है, जिसको हमको क्या करना है? अनियंत्रित पशुचरण को वहाँ रोकना है। ठीक है, रोक टोक करना है ताकि वहाँ पे जो है मिट्टी का जो है बहाव वहाँ कम हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है आप सभी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके सीढ़ीनुमा कृषि किया जाना चाहिए। पर्वतीय ढलानों पर सम ऊंचाई रेखा तथा सीढ़ीदार खेत बनाकर वर्षा के जल को रोककर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर बांध बनाना, बांध बनाकर नदियों के ऊपर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अन्य उपाय क्या कर सकते हैं दोस्तों? अन्य उपाय करके लिख दीजिएगा आपके दिमाग में जो जो चल रहा है। भूमि की दिशा को समकोण पर जोतना चाहिए, समकोण जोतना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव क्या हो सके? कम हो सके। स्थानांतरीय कृषि पर को रोका जाए। ठीक है, वायु की गति को कम करने के लिए हम लोग क्या
क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो वायु के कारण भी जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के लिए अधिक संख्या में हमको क्या एक ही उपाय है कि वृक्ष लगाकर वायु की गति को हम कम करके मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कारण और रोकने के उपाय, इसको आप लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिक क्वेश्चन है और ये यूपीएससी लेवल तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा और जो है इसको थोड़ा अच्छा से लंबा करके लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, जिससे जो है आपको फुल मार्क्स मिल जाए। छोटा आंसर लिखिएगा तो आपको जो है आंसर का आप लोग को फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग जो है 48.9% जनसंख्या जो है कृषि पर अपने रोजगार व आजीविका के लिए निर्भर है। ठीक है, तो ये कम डेटा नहीं है, इतना प्रतिशत लोग, लगभग मान लीजिए 50% लोग जो है कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो है ना केवल कृषि पर अपना आजीविका को चलाते हैं, बल्कि ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17.4% का योगदान भी देता है। जीडीपी में इतना प्रतिशत योगदान भी देता है। जो क्लास 11 के जो इकोनॉमिक्स रखे होंगे स्टूडेंट, उन्हें पता होगा जीडीपी के बारे में, इतना बड़ा जो डेटा है ये कम नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, जीडीपी के लिए तो काफ़ी बड़ा जो है भारतीय कृषि जो है योगदान देता है सकल घरेलू उत्पाद में। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा मानसून का यही दिक्कत है कि भारत का 40% कृषि क्षेत्र जो है सिंचाई के लिए मानसून पर ही निर्भर है। जानते हैं हम सभी कि इतना बड़ा कृषि योग्य भूमि हम लोग के यहाँ पे है, लेकिन हम लोग को सिंचाई के लिए जो है हमको किस पर निर्भर रहना पड़ता है, मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ आपका निम्नलिखित कारण जिसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था और इसके बेहतर जीवन निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, जैसा आपका कृषि का प्रभाव। अच्छा मानसून कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, कृषि के आय को बढ़ाता है, जिससे ग्रामीण खपत बढ़ोतरी होती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर मानसून कमजोर रहे तो कृषि उत्पादकता में कमी के कारण किसान जो है गरीबी व ऋण दुष्चक्र में क्या होता है, फंस जाता है, जिसके परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है किसान, बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को इसी कारण से बाल मजदूरी के लिए भी भेजना पड़ता है, जो कि उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, तो आगे के पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से जो मानसून है, एक तरीका से अगर मानसून अच्छा रहा तो हमारे लिए अच्छा है, अगर मानसून नहीं हुआ दोस्तों तो हमारे लिए बहुत ही खराब है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट से पता चल चुका है कि मानसून जो अगर आप कहीं अगर पैसा लगाएं और पैसा आपको फिर अच्छा रिटर्न मिला तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर पैसा लगाएं और पैसा डूब गया तो आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी हानि है। तो इसलिए मानसून का साथ भी यही सिचुएशन है, इसलिए मानसून को भी क्या कहा जा रहा है, जुआ कहा जा रहा है। तो आगे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं, उसको भी उसके बाद आप उसको जोड़ के लिखिएगा। दूसरा पॉइंट है विदेशी मुद्रा पर प्रभाव। अच्छे मानसून से कृषि उत्पाद निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे उद्योग कल्याणकारी कार्य के लिए किया जा सकता है। वही कमजोर मानसून होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों से जो होता है दोस्तों आपको सामान मंगवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों फिजिकल खाते घाटे यानी फिजिकल अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी होने से हमारे अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ता है, जैसे कोविड की सिचुएशन में हमें देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे उद्योग। ठीक है, तो आप सभी देखें कि उद्योग धंधों पर प्रभाव। अच्छे मानसून से कृषि के आय बढ़ने के कारण उनके खरीदारी की क्षमता जो होता है परचेसिंग पावर में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण मांग में वृद्धि होती है, उद्योग धंधे और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। वही कमजोर मानसून के कारण बेरोजगारी बढ़ता है। ठीक है, जिसे हम गरीबी का दुष्चक्र भी कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कहीं किसान अगर अच्छा फसल पैदावार कर रहे हैं, ठीक है, मानसून अच्छा हुआ तो पैदावार अच्छी हो गई, पैदावार अगर अच्छी हुई दोस्तों तो याद रखिएगा कि उनके पास पैसे आएंगे तो वो जो है दुकान से सामान खरीदेंगे, दुकान से सामान खरीदेंगे तो दुकान में नई नई चीज़ों का मांग होगी, और नई नई चीज़ों का मांग होगी तो दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को रखना पड़ेगा, और पढ़े लिखे लोगों को रखेंगे तो रोजगार मिलेगा उन्हें। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मानसून अगर अच्छा रहा तो ये ना केवल कृषि के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए रोजगार के अवसर बना देते। लेकिन दोस्तों अगर ये मानसून खराब रहा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग सामान कहाँ से खरीदेंगे, और लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार जो है दुकान क्यों चलाएंगे, लोगों को क्यों रखेंगे। ठीक है, तो उससे बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 5 नंबर पॉइंट पानी की उपलब्धता। ठीक है, अच्छे मानसून से नहरें, तालाबें, नदियों, झीलों का पानी उपलब्ध होने से जो है इसकी सप्लाई में वृद्धि होती है। उद्योग कृषि सेक्टर को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया तो इससे आपको समझ में आया कि कभी कभी जो है मानसून अगर अच्छा रहा तो हमारे लिए अच्छा है, और नहीं रहा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, तो इस तरह से मानसून की उपलब्धता लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। यही कारण है दोस्तों इसको मानसून को क्या कहा जाता है, ये जो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी
कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो आपको पांचों पॉइंट्स बताया गया आप लोग अच्छे से लिखिएगा, अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही लिखिएगा, बशर्ते कि आप लोग पॉइंट्स को याद रखिएगा और अपने शब्दों में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 2 बार वीडियो को सुनिए, समझिए और लिखिए। आप लोग को एक एक चीज को डिटेल से बताया जा रहा है, तो लेकिन आप लोग जो है सबसे बड़ा बुरा इसलिए लगता है कि आप लोगों ने 10,000 इस वीडियोस को देखा, लेकिन 10,000 का अगर हम 10% निकाले दोस्तों तो होता है 1,000। 10,000 का 10% होता है आपका 1,000। ठीक है, तो 1,000 लाइक होना चाहिए था, लेकिन 1,000 स्टूडेंट 10% स्टूडेंट भी जो है उस वीडियो को लाइक नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन टूट जाता है। इस बार प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज आप लोग के लिए ला पाऊँ और क्लास 12 में आप लोग के लिए धमाकेदार तरीके से तैयारी करा पाऊँ। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्या पूछा गया? भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों? पहले तो हम लोग भारत के मैदान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तथा आदि इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, ये कहां से कहां तक फैला है दोस्तों? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। सिंधु नदी से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है ये फैला हुआ है, ये मैदान याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है? उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में जो है विभाजित किया गया। कितना महत्वपूर्ण प्रदेशों में? 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला आपका भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, चौथा है खादर प्रदेश और 5 नंबर है आपका डेल्टा प्रदेश। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे मैप में भी शो करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे नीचे वाले जो फिगर है आपको समझाने के लिए सिंपल वे में इसको हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात किया भाबर प्रदेश का। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह भूभाग हिमालय नदी द्वारा लाए गए पत्थर कंकड़ आदि के जमाव से बना है। ये जो एरिया है पत्थर कंकड़ आदि के जमाव से बना है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो सामान्यतः इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक, इसका जो चौड़ाई की अगर बात करें दोस्तों, इसका चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे इस भूमि, यह जो भूभाग है में छोटी नदियां पत्थर कंकड़ के ढेर के नीचे से प्रवाहित होकर जो है आगे की ओर जाती है और यह क्षेत्र किसी के लिए जो है उपयुक्त नहीं होती, यानी अनुपयुक्त होती है। ठीक है, कंकड़ पत्थर के जमाव के कारण ये एरिया जो है दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कौन सा एरिया? भाबर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे के जान लेते, उसके बाद हम लोग जान लेते कौन सा प्रदेश है। उसके बाद आ जाता है आपका तराई, उसके बाद आता है क्या? तराई प्रदेश। ठीक है, तो तराई के बारे में जान लेते हैं। क्या लिखेंगे? यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिणी दलदल का क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़ पत्थर, बारीक कंकड़ माने यानी मिहीन, ठीक है, मिहीन कंकड़ पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। ठीक है, तो इसी कारण से ये काफ़ी थोड़ा दलदली टाइप का एरिया भी हो जाता है दोस्तों। इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो ये जो इसकी चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर तक है। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है। यानी जो भाबर में जो नदियाँ हमको देखने को नहीं मिलता था पत्थर कंकड़ों के बीच, तो वो नदियाँ जो है यहाँ पे जो है दृश्यमान हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे? तराई पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है कि इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ रहता है। यहाँ ढाल नहीं रहता है इसलिए पानी जो है दोस्तों यहाँ बिखरा हुआ रहता है, जिससे इस सतह की भूमि पर सदैव जो है यह सतह नम रहती है, यानी इस सतह में सदैव नमी रहती है। ठीक है, और कृषि के लिए इसलिए ये क्षेत्र विशेष हो जाता है और यहाँ पे जो है दोस्तों मुख्य रूप से गन्ना, चावल और गेहूं की खेती के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। कौन सा? तराई क्षेत्र। ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें नमी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ बांगर और खादर, ये जलोढ़ मृदा का 2 प्रकार है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। बांगर क्या होता है दोस्तों? यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुआ क्या है? उच्च भूमि होता है। ठीक है, इसका विस्तार जो है दोस्तों मुख्यतः कहाँ देखने को हमें मिलता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में देखने को मिलता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र में इसमें लवणीय क्षारीय जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्हें जो है रेह अथवा क्लग के नाम से जाना जाता है, कलल के नाम से जाना भी जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बांगर क्षेत्र में नदियों के ढाल वाले मैदान के तल के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियाँ
के बाढ़ का जल जो है नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ नदियों का जो है बाढ़ का जल यहाँ नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें हम लोग खादर, जैसे बांगर जो है दोस्तों ये आपका पुराना जलोढ़ मृदा होता है, उस तरह से खादर जो है नई जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, यह उत्तर भारत के मैदान की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, और इसमें जो है काप मिट्टी भी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो है विस्तार हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। खादर क्षेत्र की नदी नीचे के हिस्से से स्थित होती है। जिस बाढ़ के समय जलोढ़ मृदा की कोई नई परत जम जाती है, इस पर जो है जब बाढ़ वगैरह कुछ आता है तो ये बाढ़ अपने साथ नई मिट्टियाँ लेकर आती है और इस एरिया में ले आती है, और इसलिए जो है नई मिट्टियाँ आने से ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसमें भूमिगत जल स्तर ऊँचा होता है। ठीक है, और इसलिए जो है यहाँ कृषि भी अच्छी हमें देखने को मिलती है बांगर की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पे और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। यह कृषि के लिए कार्य हेतु काफी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। खादर भूमि मृदा का चीका की अधिकता होती है, जो इसमें इसे नमी के रूप में हम लोग जानते हैं, धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें जो है आपका देख रहे हैं मिट्टी में नमी जो है, नमी को ये धारण करने की इसमें क्षमता होती है। यह क्षेत्र में दोस्तों अगर बात करें मुख्य रूप से कौन कौन सा जो है फसल उगाए जाते हैं, चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, इस तरीके के काफी ज्यादा फसल देखने को मिलते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आप लोग याद रखिएगा। मिट्टी का प्रकार लिखना है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, उसमें नमी पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नमी पाया जाता है तो कौन कौन सा उसमें फसल उगाया जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग अगर चाहे तो अपने शब्द में जोड़कर मुख्य मुख्य बिंदु को लिखिएगा। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया है आप लोग उसी को लिखिएगा, लेकिन इसमें से आप लोग 3-4 चीज़ों को याद रखिए कि ये जो कहाँ पाया जाता है, मिट्टी कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है और क्या क्या फसल इसमें उगाया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है इन सब में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें डेल्टा के बारे में, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ही आप लोग को बताया कि यह खादर मैदान का ही एक रूप भाग होता है। इसका विस्तार जो है निचली इसका विस्तार की बात करें दोस्तों तो निचली गंगा घाटी पश्चिमी बंगाल में ये पाया जाता है। इसमें जो है पुराना व नया पाक तथा दलदल सम्मिलित होता है। यहाँ जो होता है दोस्तों उच्च भूमि को चार कहते हैं। यहाँ के उच्च भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, चार कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका 5 पॉइंट्स बना के आपको जो है इसका आंसर को लिख देना है। ठीक है, किसका, इसका आंसर को आपको 5 पॉइंट बना के विशाल मैदान को, भारत के विशाल मैदान को 5 पॉइंट्स बना के आपको लिखना जरूरी है। और अच्छे से लिखिएगा, एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। और ध्यान रखिएगा इन दोनों में से एक चित्र को आप जरूर बनाइएगा एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिमालय वाले टॉपिक से जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें से ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप लोग VVI मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा गया, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में अंतर लिखे। तो अंतर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यही सब क्वेश्चन मॉडल पेपर से उठा के मेन एग्जाम में आप लोग का दिया जाता है, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो पूछा गया आप लोग उसी का आंसर देना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भारतीय अफवाह प्रणाली को उत्पत्ति स्रोतों के आधार पर सामान्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला आपका हिमालयी अफवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, इन नदी तंत्रों के बीच निम्नलिखित अंतर है। आप लोग एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये हो गया आपका हिमालय अफवाह तंत्र और ये हो गया आपका क्या, ये एरिया आपका होता है प्रायद्वीपीय भाग होता है। तो इसमें बहने वाले नदियों को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आप लोग इमेज बना के भी एक शो कर सकते हैं कुछ कुछ नदियों को। ठीक है, इसके बाद हमें अंतर करने बोला गया तो हम लोग अंतर करेंगे। चूंकि ये 5 मार्क्स का है तो आप लोग 5 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, अंतर जो करते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट जो होता है, बहुत सारे कोई स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर को लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होगा उन लोगों का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग गलत मत कीजिएगा। अंतर को लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले आपको अंतर का आधार लिखना पड़ता है, फिर हिमालय नदी तंत्र, फिर आपको जो कहा गया प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इन दोनों को इधर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहला जो अंतर का आधार होगा दोस्तों इसमें हम लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि हिमालय नदी तंत्र क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या होता है। तो वे नदियां, हिमालय नदी तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों, वे नदियां जो जिनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत पर है उन्हें हम हिमालय अफवाह तंत्र कहते हैं या हिमालय नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हिमालय नदी तंत्र के एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। ठीक है, वही दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो वे नदियां जिनका उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय भारत में है, जैसे आपका हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब आपका हो गया प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इनका उत्पत्ति पहले हम लोग लिखेंगे, तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, हिमालय अफवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। जबकि हम बात करें अफवाह
प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की, तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियां प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका सेकंड नंबर पॉइंट में लिखना जरूरी है, इसका प्रणाली कैसा होता है, अफवाह का जो प्रणाली कैसा होता है। हिमालय नदियां पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली का अनुसरण करती है। ठीक है, और ये जो है प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती अफवाह तंत्र का जो है उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें अगर मौसम प्रवाह मौसम का बात करें दोस्तों, तो जो हिमालय की नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियां आती है वो 12 मासी होती है, यानी 12 मास वो बहती रहती है, प्रवाह करती रहती है। इसलिए हिमालय की नदियों को 12 मासी नदियां कहते हैं, यानी हिमालय की नदियां 12 मासी होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है और प्राय मानसून में ही ये अधिकतर प्रवाहित होते हुए हम लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखिएगा, अवस्था। हिमालय की नदियां अपने विकास के क्रम में नवीन है और ये नवीन वलित पर्वतों के मध्य से प्रभावित होता है, ये नवीन वलित पर्वतों के मध्य से प्रभावित होता है, इसलिए जो है इसे हम लोग युवा अवस्था में कहते हैं। ये जो होता है युवा अवस्था में है कहा जाता है इनको। ठीक है, किसको, हिमालय नदी तंत्र को। लेकिन दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ा अवस्था में होता है, प्रौढ़ा अवस्था में होता है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठारों से होकर ये प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसे जो है प्रौढ़ा अवस्था कहा जाता है। आप लोग शॉर्ट में इसे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये युवा अवस्था में है और ये प्रौढ़ अवस्था में है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, यह जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, इसका जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में। ठीक है, हिमालय अफवाह तंत्र के नदियों के बेसिन और जल ग्रहण का क्षेत्र काफी बड़ा होता है। हम सभी जानते हैं इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है काफी बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की अपेक्षा। वही दोस्तों इसका अफवाह तंत्र का बात करें प्रायद्वीपीय का, तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के नदियों का बेसिन और जल ग्रहण का क्षेत्र हिमालय की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। हिमालय अफवाह तंत्र की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो इन 5 पॉइंट्स को आपको बना के लिख देना है और अच्छे से सजा के लिखना है ताकि आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाए। जैसा मैंने पैटर्न बताया ऐसा ही लिखिएगा, क्योंकि आप लोग सीनियर क्लास में, जूनियर क्लास वाले भी अगर स्टूडेंट लिखते हैं तो अभी इसी पैटर्न पे लिखते हैं। डिफरेंस करने का तरीका यही है दोस्तों। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखकर अपने आंसर्स को जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, शो द फ्लोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। पहला दिया गया दोस्तों क्या आपका काली मृदा, ठीक है, दूसरा दिया गया आपका जलोढ़ मृदा क्षेत्र, तीसरा दिया गया लेटराइट मृदा क्षेत्र और चौथा दिया गया पर्वतीय मृदा क्षेत्र और रेतीली मृदा क्षेत्र। इसको आपको इंडिया के मैप में शो करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मैप के थ्रू से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैसे करना है हम लोग को। यहाँ पे आप लोग को दिखाई मिल रहा होगा इंडिया का मैप। तो इसमें हम लोग को जो पहला बोला गया था वो बोला गया था आपका काली मृदा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पैटर्न यूज किया है, उसी पैटर्न को आप लोग को इधर सजा सजा के शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शो करेंगे क्या, काली मृदा के लिए आप देख रहे हैं मैंने इस सिंबल का यूज किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क लिख के हम लोग यहाँ पे शो कर दिए कि ये जो है मेरा क्या है, काली मृदा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने काली मृदा के लिए यूज किया है कौन सा पैटर्न दोस्तों, यहाँ पे ये वाला ये साइन। ठीक है, तो आप लोग ये साइन दे देके आप काली मृदा को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे शो करेंगे एरो दे देके जरूर दिखाइएगा, क नंबर दे के पॉइंट भी दिखा दीजिएगा आपका क्वेश्चन का पॉइंट नंबर कहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क नंबर पे आपका काली मृदा पूछा गया था, हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये एरिया काली मृदा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ख में क्या पूछा गया था, ख में आपका जलोढ़ मृदा पूछा गया था। तो जलोढ़ मृदा के लिए हम लोगों ने साइन यूज किया, ये वाला साइन। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जलोढ़ मृदा के लिए ये साइन यूज हुआ है। तो ख नंबर पे आपका जलोढ़ मृदा था, तो जलोढ़ मृदा को हम लोगों ने ये साइन यूज करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तिरछा वाला। तो यहाँ पे ख नंबर लिख के हम लोगों ने एरो देके जलोढ़ मृदा यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा के बाद ख के बाद हम लोग ग नंबर पे हम लोग को बोला गया था लेटराइट मृदा के बारे में। किसके बारे में, ग नंबर में लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा को यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग रेड कलर का यूज मत कीजिएगा एग्जाम में। आप यहाँ पे हो सके तो एग्जाम में कोई अलग हो सकता है, ऐसे स्टार मार्क देके, पेंसिल से ही स्टार मार्क देके आप लेटराइट मृदा को शो कर सकते हैं। हाईलाइट करने में मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए यूज किया, लेकिन आप लोग को एग्जाम में रेड कलर का यूज नहीं करना है। हो सके तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का लेटराइट मृदा, ग नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। यानी इस पैटर्न पे जहां जहां आपको दिखाई मृदा, चाहे यहाँ, यहाँ और यहाँ पे आप लोग को जो है लेटराइट मृदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग नंबर भी अब हम लोग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को घ नंबर में दिखाना है क्या, पर्वतीय मृदा। क्या दिखाना है आप लोग को, पर्वतीय मृदा दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर्वतीय मृदा दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, ऐसे सीधा वाला, तिरछा वाला नहीं, ऐसे सीधा वाला सिंबल के यूज किया है। ठीक है, तो ये सिंबल जहां यूज हुआ होगा वहां पर्वतीय मृदा पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग घ नंबर लिख के पर्वतीय मृदा दिखा दीजिएगा और साइड में इस सिंबल को शो कर दीजिएगा कि मैंने कहाँ पे पर्वतीय मृदा यूज किया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे
दिखा भी सकते हैं नीचे इस तरह से, आप लोग को यहाँ पे दिखा देना है। ये मैंने सैंपल यूज़ किया है ऐसे वाला पर्वतीय मृदा के लिए, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट जो आपका बच जाता है वो है आपका क्या, अंगा नंबर रेतीली मृदा, जिसको हम लोग कहते हैं आपका मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने त्रिभुज वाला सैंपल यूज़ किया है। कि कौन सा, त्रिभुज वाला सैंपल यूज़ किया है यहाँ पे, रेतीली मृदा, इसी को हम लोग कहते हैं अंगा नंबर में, इसको मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा के लिए हम लोग ने त्रिभुज वाला साइन यूज़ किया, तो आप लोग यहाँ पे त्रिभुज वाला साइन जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से आप लोग शो कीजिएगा फिगर बना के, आप लोग को डेफिनेटली जो है 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये पूरा अब समझ में आया है कैसे आप लोग को फिगर ड्रॉ करना है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का सेट 2 कंप्लीट होता है, एकदम फुल डिटेल के साथ एक एक चीज को आप लोगों को बारीकी से बताया गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेट 3 भी लाऊं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊं तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट इस वीडियो में अच्छा मिला, अगर इस वीडियो में आप लोगों का 1000 मेरा लाइक मिल जाता है तो तय मानिए सेट 3 भी आएगा और आप लोग का सेट 3 के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, काफी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए, एक्सप्लेन करके समझाने के लिए। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, आप दूसरे वीडियोस के साथ कंपेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। आप लोग को जो है एक एक चीज को बारीकी से इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है, बशर्ते कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।